हेलो फ्रेंड्स। आज हम अगेन जो एक नया कंसेप्ट डिटर्मिनेंट टॉपिक में शुरू करने वाले हैं उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत से स्टूडेंट को ये टॉपिक अभी भी नहीं समझता और ये नहीं समझने से पूरा डिटर्मिनेंट टॉपिक फेल है। डिटर्मिनेंट निकालना ये मेथड आप सीख चुके हो बराबर, लेकिन डिटर्मिनेंट निकालने के साथ साथ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आपको नहीं पता तो डिटर्मिनेंट निकालना बच्चों का काम है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन उतने नहीं होते एग्जाम में। सिर्फ डिटर्मिनेंट बाय फॉर्मूला निकालने का वेटेज उतना नहीं है जितना डिटर्मिनेंट बाय प्रॉपर्टीज का है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे यूट्यूब से भी बहुत कमेंट आई कि सर प्लीज़ उसका एक वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो उन्हीं मेरे सारे स्टूडेंट्स, उन्हीं सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, ये एक एक प्रॉपर्टी हम समझेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये सब आपने पिछले मेरे लेक्चर्स में देखा है, ठीक है। लेकिन अब एक एक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और उसको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या वाकई में ये सब होता है, ये हम विथ प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट को मैं डी बोलूंगा, आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की दुनिया में हमने एक पहला कदम रख लिया है और उसी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। इंटरचेंज मतलब क्या, रोज बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम रोज। जो रोज है, रोज मतलब आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कॉलम बन जाएगी, और जो कॉलम है यानी वर्टिकल लाइन वो रोज बन जाएगी। रोज और कॉलम्स अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की आप इंटरचेंज कर लो तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज। देख लो विद एग्जांपल, मैंने कहा हम हर चीज क्रॉस चेक करेंगे। सपोज एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या से रिप्रेजेंट होता है, टू वर्टिकल लाइंस में बराबर। तो एक डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं 2 8 3 3/3 डिटर्मिनेंट हम लेते हैं 5 4 1 0 6 4। ठीक है, ये 3/3 डिटर्मिनेंट है। अब उसके रोज और कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेता हूँ। पहले तो हम क्या करते हैं, इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो अलोंग आप एनी रो और अलोंग एनी कॉलम निकाल सकते हो, वैल्यू सेम रहती है। और मैंने आपको ये सब करके दिखाया था, फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड के अलोंग, थर्ड के अलोंग, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, हमने हर एक रो और हर एक कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली थी और आपने देखा था कि वो सेम थी। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अलोंग लेना है लो। मेरी प्रैक्टिस है कि मैं फर्स्ट रो के अलोंग ज़्यादा लेता हूँ, तो इसलिए मैं उसी के साथ चलता हूँ। तो पहले तो ये ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है, अब तक हमने रोज और कॉलम इंटरचेंज नहीं करी है, वो हम करेंगे। लेकिन पहले ओरिजिनल डिटर्मिनेंट क्या आता है देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने का सिंबल ये है, डिटर्मिनेंट दो वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट होता है और उसकी वैल्यू हमेशा दो वर्टिकल लाइन के हिसाब से, यानी अगर ए इज द डिटर्मिनेंट तो उसकी वैल्यू 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ए इससे रिप्रेजेंट होती है, हमने देखा है। क्या फॉर्मूला आपको पता है, अलोंग फर्स्ट रो में कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 एज इट इज, फिर उसके रो और कॉलम को छोड़ो, रिमेनिंग एलिमेंट का, अब उसका रो और कॉलम गया, रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। रिमेनिंग एलिमेंट कौन है, 4 1 6 4। ठीक है, फिर मिडल साइन जो भी एलिमेंट है, आपको पता है फर्स्ट और लास्ट की साइन एज इट इज होती है। अगर आप अलोंग फर्स्ट रो करते हो, मैं बात कर रहा हूँ अलोंग फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट की और लास्ट की साइन बिल्कुल सेम होती है। जो मिडल वाला है उसकी साइन अपोजिट होती है। तो मिडल वाला अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिखो, अगर माइनस होता तो मैं प्लस लिखता। फर्स्ट देखो पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिखा, लास्ट भी पॉजिटिव है मैं पॉजिटिव लिखूंगा, लेकिन मिडल वाला पॉजिटिव तो निगेटिव लिखो, निगेटिव है तो पॉजिटिव लिखो। अगेन ये 8 एज इट इज एज पर रूल। फिर से इसके रो और कॉलम को अवॉइड करो, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बचा, 5 1 0 6। जिस भी एलिमेंट की आप बात कर रहे हो आपको पता है उसके रो और कॉलम को इग्नोर करना होता है थोड़ी देर के लिए। जैसे फर्स्ट 2 जब लिया तो इसको इग्नोर किया, फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, फिर थर्ड कॉलम फर्स्ट रो आखिरी में। अगेन थर्ड एलिमेंट विथ सेम साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लिया, उसके रो और कॉलम को इग्नोर करो, रिमेनिंग एलिमेंट लिख दो 5 4 0 6।
और अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोला जाता है रिवर्स डायगोनल। सो प्रिंसिपल डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 4 × 4 16 माइनस 6 × 1 6। कंपल्सरी पहले प्रिंसिपल का मल्टीप्लीकेशन माइनस रिवर्स का। 5 × 4 20 माइनस 0 × 1 0। ये -8 एज इट इज़, +2 एज इट इज़, +3 एज इट इज़। 5 × 6 30 माइनस 0 × 4 0। सो दोस्तों ये हो गया 16 - 6 10 -8 एज इट इज़, 20 - 0 20, +3 एज इट इज़ 30। तो ये हो गया 20 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 160 प्लस 3 × 30 90। सो 20 - 160 -140 -140 प्लस 90 -50। सो दोस्तों -50 आई है ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू, बराबर। और अब अगर मैं एज पर द कंडीशन, जब भी आप उसके रोज और कॉलम इंटरचेंज करते हो, रोज और कॉलम इंटरचेंज मतलब क्या, मैंने आपको बताया, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो, तो उसकी वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। तो चलो हम शुरू करते हैं। अब मैं नया डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना रहा हूँ जहाँ पे रो को मैं कॉलम कर दूंगा। सो 2 8 3 ये फर्स्ट रो थी, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया। देन 5 4 1 ये सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना देता हूँ, एंड 0 6 4 ये थर्ड कॉलम। सो जो 3 रो थी दोस्तों वो आपको कॉलम दिख रहे हैं, और जो 3 कॉलम थे वो आपको रो दिख रही है। इसको बोलते हैं रो और कॉलम इंटरचेंज। और एज पर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जब भी आप रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन जो का त्यो, एज इट इज। ठीक है, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। उसने बोला तो हम बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जब ओरिजिनल था तो हमारा -50 आया, अब मैंने रो कॉलम इंटरचेंज कर लिया तो चेक कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अगेन मैं अलॉन्ग फर्स्ट रो कर रहा हूँ, इस बार फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 5 0। एज पर रूल फर्स्ट और थर्ड का साइन एज इट इज रहेगा, मिडल वाले का साइन अपोजिट हो जाएगा। सो चलो 2 लिख लिया। अब क्या करते हो आप, 2 को लिख लिया, उसके रो कॉलम को अवॉइड करो, रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज 4 6 1 4 डिटर्मिनेंट फॉर्म में, यानी 2/2 डिटर्मिनेंट। देन मिडिल साइन प्लस है तो माइनस लो, अगेन उसके रो और कॉलम को अवॉइड करो, रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज 8 6 3 4। ठीक है, और थर्ड यहाँ लिखता हूँ, थर्ड फिर से जो है एज इट इज लिख दो, और उसके रो कॉलम को अवॉइड करके जो बच गया 8 4 3 1। बस अब लिख लो दोस्तों। सो 2 एज इट इज, इनका 2/2 से सॉल्व करो। 4 × 4 16 माइनस 6 × 1 6, -5 एज इट इज, 8 × 4 32 माइनस 6 × 3 18, एंड प्लस 0 एज इट इज 8 माइनस 8 × 1 8 4 × 3 12। 2/2 का कैसे करना है ये तो बच्चा भी बताएगा। 2 16 - 6 10 -5 32 - 18, 32 - 18 कितना होता है 14, एंड ये तो बस गया 0, ये 0 है इंटू एनीथिंग, ये अंदर 10 करोड़ भी आ जाए, ये सब्ट्रैक्शन 10 करोड़ भी आ जाए, बट 0 इंटू एनीथिंग इज 0। मल्टीप्लीकेशन में 0 सबको खा लेता है। सो 2 × 10 20 माइनस इंटू प्लस 5 -5 × 14 -70, और प्लस 0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 20 - 70 -50। दोस्तों ये भी -50, ये भी -50, और ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, कि आगे कहीं भी आपको किसी भी रो को कॉलम बना देना पड़े, किसी भी डिटर्मिनेंट में सारे रोज को कॉलम बना देना पड़े या सारे कॉलम्स को रोज बना देना पड़े, आपको ग्रीन सिग्नल है। कोई भी चेंज ना करते हुए आप बिंदास किसी भी रो को कॉलम्स बना सकते हो, मतलब सारे, हाँ, लेकिन एक रो को कॉलम बनाओ और बाकी 2 को एज इट इज रखो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, या 2 रो को बना लो, एक को एज इट इज रखो, वो नहीं चलेगा। आपको जो भी करना है सब के सब एलिमेंट के साथ करना होगा। मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रोज को आप कॉलम्स बना दो या सारे कॉलम्स को आप रोज बना दो, तो बेशक आप कर सकते हो, उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती। ये रहा एग्जांपल आपके सामने। जब ओरिजिनल था तो भी -50 आया, जब मैंने रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाया तो भी आंसर -50 आया। सो फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, किसी क्वेश्चन की अगर नीड है, डिमांड है, और आपको उसके सारे रोज को कॉलम बना देना है और सारे कॉलम्स को रोज बना देना है, तो आप बेशक कर सकते हो, उसमें कुछ भी आपको और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यह है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो लिख लो दोस्तों, लिख लो विथ प्रूफ, हमने लिखा है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान,
अब सर ये क्यों लगेगा हमें, क्यों सारे रोज को कॉलम बनाना पड़ेगा, क्यों सारे कॉलम्स को रोज बनाना पड़ेगा, ये तो हम बेशक देखेंगे जब एक्चुअल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। बट फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको किस किस बात की परमिशन देती है वो लिख लो, वो समझ लो। तो कभी भी आपको लगे कि आपको सारे रोज को कॉलम बनाना है और सारे कॉलम को रोज बनाना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन सारे, किसी एक या दो को नहीं, जितने भी आपको रोज दिख रहे सबको कॉलम बना दो, कॉलम्स को रोज बना दो। ये होता है रोज कॉलम इंटरचेंज, और ये करना आपको परमिसिबल है, उससे वैल्यू नहीं बदलती है। लिखो, फिर हम चेक करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। फिर हम चेक करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। देख लो, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2। सो देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको बोल रही है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, किसी में भी चलेगा, दो रोज भी चलेंगे या फिर दो कॉलम्स भी। सो इफ एनी टू रोज एंड और कॉलम्स, और है यहाँ पे एंड नहीं है, मतलब एक तो दो रोज होगी या दो कॉलम्स होंगे। सो इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट interchange with each other, then the value of determinant will change by sign only, मतलब दोस्तों वो प्रॉपर्टी क्या थी कि सारे रोज को कॉलम बना दो, सारे कॉलम को रो बना दो, वैल्यू नहीं बदलती। अब ये प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज अगर आप आपस में इंटरचेंज करो तो दोनों डिटर्मिनेंट यानी ओरिजिनल और नए इंटरचेंज के बाद वाले डिटर्मिनेंट में सिर्फ साइन का फर्क होता है। मतलब ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर 50 आया होगा तो न्यू डिटर्मिनेंट का -50 आएगा, ओरिजिनल का -50 आया होगा, 50 आएगा। ठीक है, तो जब भी आप ये इंटरचेंज करो, क्या है इंटरचेंज, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दो, मतलब सेकंड रो को थर्ड बना दो, थर्ड रो को सेकंड बना दो, तो फिर ये चेंज इन साइन होगा। और हाँ, ये प्रॉपर्टी सिर्फ रो के लिए नहीं बल्कि कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के आप दो कॉलम इंटरचेंज कर दो, बराबर, फर्स्ट को थर्ड कॉलम, थर्ड को फर्स्ट कॉलम बना दो, मतलब कॉलम कॉलम आपस में इंटरचेंज करो या फिर रो रो आपस में इंटरचेंज करो, किसी भी दो रो को इंटरचेंज, किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन ओनली। चेक कर लेते हैं। सो इस बार हर प्रॉपर्टी हम चेक करके लिखेंगे, तो 2 3 5 2 1 6 8 9 4, ठीक है। अगेन इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। पहले तो अलोंग फर्स्ट रो, सो देख लो अलोंग फर्स्ट रो अगर मैं निकालूँ, दिस इज द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, सो 2 एज इट इज। अब आपको पता है इसके रो कॉलम छोड़ो, बचे हुए डिटर्मिनेंट 1 6 9 4, देन मिडल साइन कंपलसरी अपोजिट, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव लेंगे हम। अगेन इसका रो कॉलम छोड़ो, बचे हुए एलिमेंट 2 by 2 फॉर्म में, फिर से 5 एज इट इज, बचे हुए एलिमेंट 2 1 8 9, और फिर 2 एज इट इज, 1 into 4 4 -54 -3 8 -48 +5 18 -8। सो देख लो दोस्तों, 2 ये हुआ -50 -3 ये हुआ छोटा माइनस बड़ा -40 और ये +5 ये हुआ 10। सो दोस्तों 2 into -50 इज -100, ये माइनस इंटू माइनस +120, ठीक है, तो ये हुआ प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू प्लस प्लस। सो -100 + 120 20, 20 + 50 70। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है दोस्तों, 70। अब पता है मैं इसमें कि सिर्फ कोई तो दो रो को इंटरचेंज कर लेता हूँ, मतलब आपकी मर्जी, आपको फर्स्ट और सेकंड को करना है, यानी सेकंड रो को फर्स्ट बना दो, फर्स्ट को सेकंड बना दो, या फिर सेकंड थर्ड का करना है, या फिर फर्स्ट थर्ड का करना है, आपकी मर्जी। किसी भी दो रो को इंटरचेंज करो और देखो वैल्यू आपको बिल्कुल सेम मिल रही है या नहीं। वैल्यू सेम मिलेगी लेकिन फर्क क्या हो रहा है, इट चेंज बाय साइन ओनली,
साइन अपोजिट मिलेगा, यानी आपका एक्चुअल आंसर 70 आया है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर -70 आएगा। और ये तो मैं सिर्फ रो का बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी कॉलम पे भी आपको लग रहा है कि नहीं सर हम रो को नहीं 2 कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से, या सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से, या फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम से, स्टिल यू विल गेट -70। चलो पहले मैं रो कर लेता हूँ, किसको करूँ चेंज, मैं इनको कर लूँ चेंज, फर्स्ट और थर्ड को, यानी जो R1 है उसको R3 बना लेता हूँ और जो R3 उसको R1 की जगह शिफ्ट कर लेता हूँ। सो देखो नया डिटर्मिनेंट क्या है दोस्तों, मैं कर रहा हूँ R1 और R3 में इंटरचेंज। सो ये जो R3 है R1 और R3 में इंटरचेंज कर रहा हूँ। सो ये जो R3 है वो R1 बन गया 894 और ये जो R1 है वो R3 बन गया 235 और बाकी जो सेकेंड रो है वो एज इट इज 216। तो देख लो 8 एज इट इज, ठीक है। अगेन इसके रो कॉलम को छोड़ो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, शुरू करो। तो 8 के रो कॉलम को छोड़ा 1635, अगेन ये 9 का साइन माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये 9 का रो कॉलम छोड़ दो 2625, अगेन ये 4 एज इट इज साइन के साथ, मिडिल साइन को सिर्फ अपोजिट किया, बाकी सब एज इट इज 2123। सो 8 एज इट इज 1 इंटू 5 माइनस 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 5 पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, बाद में रिवर्स, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। 10 माइनस 12 और 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 2। सो देख लो 8 एज इट इज ये हुआ -13, ठीक है। सो 8 एज इट इज ये हुआ 5 माइनस 18 माइनस 13 माइनस 9 एज इट इज 10 माइनस 12 माइनस 2 एंड 4 एज इट इज 2। सो 8 माइनस 13 प्लस इंटू माइनस माइनस 104, 13 4 104 माइनस इंटू माइनस प्लस 18 एंड प्लस इंटू माइनस 4 इंटू 2 8, ठीक है। सो देखो दोस्तों -104 माइनस 18 -104 माइनस 104 प्लस 18, सो -104 प्लस 18 कितना होता है, ठीक है। ये 4 और 14 गए 86, 86 प्लस 8 माइनस 86 प्लस 8। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुई है, चेक कर लेते हैं। एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं, 8 2 3 5 यहाँ पे आ गया, 8 9 4 ऊपर गया, 216 एज इट इज। सो 8 1 6 3 5 देन -9 2 6 2 5 एंड देन +4 2 1 2 1 2 3 है, सॉरी 2 1 2 3 दोस्तों, ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। अगर आप 4 की रो और कॉलम, मतलब ये थर्ड एलिमेंट का रो और कॉलम अवॉइड करो तो बचे हुए 4 एलिमेंट को जो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं वो कौन है, 2 1 2 3। सो 2 1 2 3, तो बाकी तो सब एज इट इज। ये लास्ट में देख लो 2 इंटू 3 6 माइनस 2, सो ये 6 माइनस 2 हो गया 4। सो देख लो ये हो गया 4 इंटू 4 16, ठीक है। सो अब देखो आपके सामने है सब चीज़ें, ये बाकी 8 इंटू ये -13 एज इट इज़, -9 इंटू -2 एज इट इज़, 4 इंटू ये हो गया 2 इंटू 3 6 -2 4। सो दोस्तों 8 इंटू -13 -104 माइनस इंटू माइनस +18, 4 इंटू 4 16, -104 प्लस 18 इज +86 एंड -86 माइनस प्लस, तो सब्ट्रैक्शन होगा और बढ़ेगा साइन। सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हुआ, -104 प्लस 18, मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक माइनस एक प्लस है, सब्ट्रैक्शन बढ़ेगा साइन, बड़ा है 104 इसलिए साइन आएगा माइनस। सो -104 प्लस 18 -86 प्लस 16, और -86 प्लस 16 इज अगेन -70, अगेन -70, ये माइनस ये प्लस, अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, बढ़ेगा साइन, बड़ा है माइनस इसलिए माइनस। और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड कि जब भी आप कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करो तो डिटर्मिनेंट, जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है इट चेंजेस बाय साइन ओनली। ये था +70, ये है -70। मैंने किसको इंटरचेंज किया, R1 विथ R3। आप R2 विथ R3 करके देख लो, आप R1 विथ R2 करके देख लो, यही क्यों आप कॉलम का करके देख लो।
C1 विथ C2 या C2 विथ C3 या C1 विथ C3, आंसर सेम आएगा -70। ठीक है, सो लिख लो, चाहे तो करके देखते हैं, वो भी करके देखते हैं। ठीक है, सो जैसे हमने यहाँ पे R1 विथ R3 किया है, अब हम करेंगे C2 विथ C3, C2 विथ C3, मतलब ओरिजिनल तो डिटर्मिनेंट यही है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का 70 आंसर आया है, रो से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, अब कॉलम से प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो C2 विथ C3, मतलब सबसे पहले तो मैं डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट कॉलम है C1 उसको मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, उसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ। इस बार इंटरचेंज किस में कर रहा हूँ, इस बार इंटरचेंज कॉलम्स में कर रहा हूँ, वो भी C2 विथ C3। सो C1 विल रिमेन एज इट इज 2 to 8, C2 बन जाएगा C3, C3 बन जाएगा C2, तो C3 जो है 564 वो आ गया C2 की जगह, और C2 जो है 319 वो आ गया C3 की जगह, और बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलॉन्ग फर्स्ट रो ही करता हूँ। सो 2 एज इट इज, उसकी वैल्यू को छोड़ दिया, बचा 6149, देन मिडल साइन कंपलसरी अपोजिट, यानी +5 है तो -5, अगेन उसके रो कॉलम को छोड़ दो 2189, और +3 एज इट इज, अगेन उसके रो कॉलम को छोड़ दो 2684। कैलकुलेशन बहुत संभाल के, नज़र हटी दुर्घटना घटी, अभी आपने देखा। सो 54 -4, देन -5 एज इट इज, 18 -8, देन +3 एज इट इज, 12 -48, 8 -48 बराबर। सो ये 2 -5 3 एज इट इज, ये हुआ 54 -1, 18 -8 एंड 8 -48। सो देख लो दोस्तों, 2 54 -4 50, -5 10 +3 -40, सो 100, ये हुआ -50 प्लस इंटू माइनस, अगेन प्लस इंटू माइनस, -120। सो 100 -50 50, 50 -170 -70, क्लियर। सो 100 -50 50, 50 -120 -70, ये था प्लस या माइनस। सो डिटर्मिनेंट चेंज बाय साइन ओनली व्हेनेवर टू रोज आर इंटरचेंज विथ ईच अदर और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज विथ ईच अदर। ठीक है दोस्तों, लिखो, सिंपल है, बस याद रखो टेक्निक। तो जब भी आप आगे कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के सॉल्व करोगे और फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपको 2 रोज आपस में इंटरचेंज करना पड़ रहा है या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करना पड़ रहा है, तो आप बेशक कर सकते हो, सिर्फ साइन को बदल देना। अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा तो उसको निगेटिव कर देना, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना। ये सब क्यों लगेगा हमें, मैंने कहा वो क्वेश्चन हम देखेंगे, खासकर जो शो दैट प्रूव दैट के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें लगता है। तो जब भी आपको सारे रोज को सारा कॉलम्स बना देना है, कॉलम्स को रोज बना देना, बेशक करो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट किसी 2 रो को ही आपस में बदलना है, शो दैट प्रूव दैट की रिक्वायरमेंट है, या किसी 2 कॉलम को ही आपस में बदलना है, तो बेशक बदल सकते हो। बट ओरिजिनल साइन अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव कर दो, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, चलो ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टी, लिख लो जल्दी, फिर हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। जल्दी लिखो, देन विल सी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो दोस्तों, if all the elements of any 2 rows or columns, rows भी चलेगा या columns भी चलेगा, so if all the elements of any 2 rows or columns are same or identical, then the value of that determinant is always 0। मतलब कोई भी एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स के एलिमेंट
कोई भी दो रोज या दो कॉलम के एलिमेंट सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसकी वैल्यू सिंपल जीरो आती है। मतलब आपको वो पूरा डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला, प्रोसेस, कैलकुलेशन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन से दिख गया है कि किसी दो रोज के एलिमेंट डिक्टो सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, किसी दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिक्टो सेम है, तो आप बिंदास उसकी वैल्यू ज़ीरो बोल सकते हो। चलो ट्राई कर लेते हैं। 2 8 3 6 5 2 8 3। अब यहाँ पे आपको देखते ही क्लियर हो रहा है कि यार यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। एनी टू करस्पॉन्डिंग ये वर्ड चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर दो। करस्पॉन्डिंग मतलब 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3 होना चाहिए। मतलब पहला पहले से इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे से होना चाहिए, तीसरा तीसरे से होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8 है तो पहला पहला इक्वल, 8 इससे इक्वल, 3 इससे इक्वल, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आपका सिंपल रेगुलर डिटर्मिनेंट है, आप इसको प्रॉपर मेथड से, प्रोसेस से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। लेकिन अगर करस्पॉन्डिंग, इसलिए मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या बोलता है, पहला एलिमेंट पहले से इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इक्वल, तीसरा एलिमेंट तीसरे से इक्वल। तो अगर आप रो 1 और रो 3 को ठीक से ऑब्जर्व करो दोस्तों, तो इस दोनों रोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। मतलब पहले रो के और तीसरे रो के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है, सेकंड एलिमेंट इक्वल है, थर्ड एलिमेंट इक्वल है। सो एज पर दिस प्रॉपर्टी हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालने की भी जरूरत है। इसका डिटर्मिनेंट भी हमें निकालने की ज़रूरत है नहीं, इसका डिटर्मिनेंट हमें पता है ज़ीरो आने वाला है। बस आपकी तसल्ली के लिए एक बार प्रूव कर देता हूँ। लेकिन हाँ, आगे चल के जब भी आपको ये दिख गया कि किसी दो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, या फिर कॉलम के साथ भी अप्लाई होता है, किसी दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल अगर है तो फिर आप बिंदास उसकी वैल्यू ज़ीरो लिख सकते हो विदाउट एनी प्रोसेस और कैलकुलेशन। चलो अलॉन्ग सेकेंड फर्स्ट रो में शुरू करता हूँ। 2 एज इट इज़, अगेन इसके रो कॉलम को छोड़ दो, बचा 6 5 8 3, देन -8 एज इट इज़, अगेन इसके रो कॉलम को छोड़ दो, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, लेकिन मिडल अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस। ठीक है, सब वही बातें हैं। 1 5 2 3 एंड 3 एज इट इज़, ये हो गया 1 6 2 8। सो देख लो अगेन 2 प्रिंसिपल डायगोनल 18 माइनस रिवर्स डायगोनल 40, -8 एज इट इज़, 3 - 10 प्लस 3 एज इट इज़, 8 - 12। सो ये हो गया -22, ये हो गया -7 और ये हो गया -4। छोटा माइनस बड़ा माइनस, छोटा माइनस बड़ा माइनस, छोटा माइनस बड़ा माइनस, बाकी की साइन एज इट इज़। सो प्लस इंटू माइनस -44, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 × 7 56 एंड प्लस इंटू माइनस -12। सो देख लो दोस्तों, -44 प्लस 56, -44 प्लस 56 इज 12 और ये -12 एज इट इज़। मतलब इन दोनों का एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ और बड़े का साइन बड़ा 56 है, ये पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, और -12 एज इट इज़। देख लो ज़ीरो आया, ज़ीरो आया और साथ ही में ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि किसी भी दो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग वर्ड मतलब 1 to 1, जैसे मैंने कहा ये सेकंड थर्ड से इक्वल है, थर्ड सेकंड से इक्वल है तो नहीं चलेगा, फिर इसका आंसर ज़ीरो के अलावा ही कुछ आएगा। लेकिन जब भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 to 1, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड इक्वल है तो उसका आंसर बिंदास इतना ना करते हुए ज़ीरो आप लिख सकते हो। ये है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तो हमने रो के लिए देखी, आप कॉलम के लिए भी देख लो। सपोज और एक डिटर्मिनेंट लेता हूँ, 2 1 6 2 1 6 8 1 4। ठीक है, अगेन अगर आप देखो तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग, यानी फर्स्ट कॉलम का और सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट इक्वल है, तो इसका भी आंसर ज़ीरो आने वाला है। बस देख लो कैसे। सो अगेन अलॉन्ग फर्स्ट रो शुरू करता हूँ। 2 एज इट इज़, डिटर्मिनेंट में बच गया 1 1 6 4, इसके रो कॉलम छोड़ के, फिर मिडल साइन अपोजिट, डिटर्मिनेंट में बच गया रो कॉलम छोड़ के 1 1 6 4 एंड प्लस 8 एज इट इज़, और इसके रो कॉलम छोड़ के बच गया 1 1 6 6। सो देख लो 2 प्रिंसिपल माइनस रिवर्स, -2 प्रिंसिपल माइनस रिवर्स, प्लस 8 प्रिंसिपल माइनस रिवर्स। सो 2 4 - 6 -2, -2 4 - 6 -2, 8 6 - 6 0, 2 - 2 -4, minus into minus plus 4 and anything into 0 0. So -4 + 4 0, 0 is the answer। दोस्तों अगेन
ये प्रॉपर्टी अब पूरी तरह प्रूव हो गई है कि एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, लिखो। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3। फिर हम देखेंगे फोर्थ। चलते चलते मेरे गीत याद रखना। आप अपने कान बंद कर सकते हो, आवाज़ बेसुरी है पर टाइम पास के लिए करना पड़ता है। कभी अलविदा ना कहना। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो। बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है 4। इफ all the elements of any row or column, if all the element, एक दो नहीं बल्कि all the elements of any row or column are multiplied by a constant, say suppose k. If all the element of any row or column are multiplied by a constant k, then the value of original determinant is also multiplied by k. तो वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगेन ये ऐसे देखकर तो समझा नहीं होगा, जब मैं विथ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, विथ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बेशक समझ जाएगा कि जब भी किसी रो के सारे एलिमेंट को, सारे ऑल द एलिमेंट, किसी भी रो के, किसी भी एक रो के, एक ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो, रोज नहीं बोला है, मतलब सारे रोज को नहीं, किसी एक रो के भी सारे एलिमेंट को आप एक फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, सपोज के, तो ओरिजिनल वैल्यू जो डिटर्मिनेंट की है ना वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू अगर आपकी आई थी 10 और आपने किसी एक रो के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई, यानी पहले आई थी 10 तो हो जाएगी 10 × 2 20। अगर आपने किसी एक रो नहीं बल्कि इस बार किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को, किसी भी एक कॉलम, फिर वो फर्स्ट कॉलम हो, सेकंड हो या थर्ड हो, किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, पहली थी 10 अब × 5 50। सपोज आपने थर्ड रो के सारे एलिमेंट को -7 से किया, दैट कांस्टेंट शुड बी फिक्स। एक को 2 से कर रहे हो, दूसरे एलिमेंट को 3 से कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। दैट कांस्टेंट अगर फिक्स है, जैसे कि 2 2 2 5 5 5 -7 तो फिर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि अगर ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ भी आई होगी तो न्यू डिटर्मिनेंट उतने ही फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओरिजिनल अगर 10 आई थी और आपने थर्ड रो के सारे एलिमेंट को -7 से मल्टीप्लाई किया तो 10 × -7 -70 विल बी द आंसर ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलो अगेन हम कहीं सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, हम खुद चीज़ों को एक बार क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, सो अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले ओरिजिनल तो निकाल लो अलोंग फर्स्ट रो, 2 एज इट इज, 2 5 4 3 -3 एज इट इज। ठीक है, सो ये प्लस मिडल माइनस, इसलिए -3 3 5 1 3 अगेन +4 एज इट इज, ये हो जाएगा 3 2 1 4। So 2 as it is, 3 × 2 6 -4 × 5 20 -3 as it is 9 -5 +4 as it is 12 -2. So 2 -14 -3 × 4 +4 -2 10। ठीक है, सो देखो दोस्तों ये हुआ प्लस इंटू माइनस -28
माइनस इंटू प्लस -12 एंड प्लस इंटू प्लस +14। ओ ये तो ज़ीरो आ गया। अब ज़ीरो आ गया तो फिर तो अब हमें साइन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ का एक एलिमेंट हटा देता हूँ, यहाँ 3 की जगह मैं 6 लेता हूँ। तो देख लो इसका रो कॉलम गया 2 5 4 6 हो गया ये, देन इसका रो कॉलम गया 3 5 1 6 हो गया ये, और फिर इसका रो कॉलम बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया 2 12, बाकी तो सब एज इट इज़, ये 18, बाकी सब एज इट इज़। नाउ ये हो गया -8, ये हो गया +13, अब बड़ा माइनस छोटा, सो ये हो जाएगा -16। सिर्फ ये प्रॉपर्टी बताने के लिए, अगर आंसर 0 आ रहा है तो फिर ये चीज़ें मैच नहीं हो रही है ना, मतलब 0 को क्या आप किससे मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आना है। अगर आंसर 0 आया है और अगर मैं सारे रो के किसी एक रो के सारे एलिमेंट को 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 इंटू 0 0 ही आएगा। तो आपको वो एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर नहीं होगा ना कि वाकई में 10 इंटू पहले 10 आया और बाद में 10 इंटू 10 100 आ रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने एक एलिमेंट बदल दिया, यहाँ जो भी था मैंने 6 कर दिया। तो देखो 2 अलॉन्ग फर्स्ट रो 2 एज इट इज़, इसका रो कॉलम गया 2 5 4 6, देन अलॉन्ग ये मिडल साइन अपोजिट -3, इसका रो कॉलम गया 3 5 1 6, और 4 एज इट इज़, उसका रो कॉलम गया 3 2 1 4। तो यह आया 12 -20, 2 एज इट इज़, -3 एज इट इज़, 18 -5 प्लस 4 एज इट इज़, 12 -2। तो ये हो गया -8, ये हो गया 13 और ये हो गया 10। सो -16 प्लस इंटू माइनस अगेन -39 बराबर, और ये हो गया 40। सो देख लो दोस्तों, आंसर आया आपका -70 या 15 बराबर। सो क्योंकि ये -16 और -39 हो जाएगा -55। माइनस माइनस में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आपको पता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। लेकिन माइनस माइनस में एडिशन हो तो आंसर माइनस में आता है। तो इस बार क्या हो रहा है, -16 -39, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एडिशन है। माइनस इंटू माइनस होता तो प्लस, लेकिन ये एडिशन है तो आंसर माइनस में ही आएगा। और -16 -39 आंसर माइनस में आएगा, और दोनों का एडिशन होता है वाकई में। सो 16 39 का एडिशन हुआ 55, लेकिन दोनों माइनस है इसलिए आंसर भी माइनस। सो -16 -39 -55 प्लस 40 एज इट इज़, ये आया -15। तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट दोस्तों आ चुका है -15। अब मैं आप बोल दो किसी भी एक रो को, किसी भी एक को, या फिर किसी भी एक कॉलम को, कॉलम भी चलेगा, लेकिन कोई एक ही रो देखो या फिर कोई एक ही कॉलम देखो और उसके सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करो। सपोज मैं यहाँ k ले लेता हूँ 4 और मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड रो को, ठीक है। तो मैं सेकंड रो के सारे एलिमेंट, मतलब देखो ए मैट्रिक्स क्या बन गया दोस्तों, सेकंड रो के सारे एलिमेंट को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। के मैंने ले लिया 4, सो के ले लिया 4, और सेकंड रो के सारे एलिमेंट को 3 2 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी फर्स्ट रो विल रिमेन एज इट इज़ 2 3 4, सेकंड रो विल रिमेन एज इट इज़ 1 4 6, और सेकंड मतलब फर्स्ट रो एज इट इज़ 2 3 4, थर्ड रो भी एज इट इज़ 1 4 6, और जो सेकंड रो है R2 उसके सारे ऑल दी एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी 3 को 2 को 5 को, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 4 8 एंड 5 इंटू 4 20, ठीक है। सो 3 2 और 5 इन सारे एलिमेंट को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो देखो दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलॉन्ग फर्स्ट रो 2 एज इट इज़, ठीक है, देन 8 20 4 6, देन मिडल साइन अपोजिट 12 20 1 6, थर्ड एज इट इज़ 12 8 1 4, और शुरू करो 2 8 इंटू 6 48, -20 इंटू 4 80, -3 72 -20 प्लस 4 48 -8, ठीक है। सो देखो 2 ये हुआ -32, -3 ये हुआ 52, और +4 ये हुआ 40, ठीक है। सो प्लस इंटू माइनस -64, प्लस इंटू माइनस -156, एंड प्लस इंटू प्लस +160। और देखो दोस्तों, -64 -156, अगेन -64 -156, अभी बात की दोनों अगर निगेटिव है और दोनों में एडिशन है तो साइन माइनस होगा और एडिशन होती है।
सो दोनों की एडिशन बेशक होती है, यानी 64 156 की एडिशन होती है, बट साइन निगेटिव। तो -64 -156 कितना हुआ? 220। 220 प्लस 168 160। 220 प्लस 160 कितना हुआ? -60 बराबर। सो -64 -156 दोनों निगेटिव है, तो दोनों की एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस, तो दोनों की एडिशन हुई 64 156 की 220, साइन माइनस यानी -220 प्लस 160 एज इट इज़। अगेन एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा बड़े का साइन। सो बड़ा है 220 और 160, इनका सब्ट्रैक्शन हुआ 60, और बड़ा है 220, उसका माइनस साइन है इसलिए माइनस। सो आंसर है -60। दोस्तों ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था? ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का आंसर था -15। नए डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया? नए डिटर्मिनेंट का आंसर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए कि सारे एलिमेंट ऑफ किसी भी रो को या सारे एलिमेंट ऑफ किसी भी कॉलम के अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो नया वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई होकर नई वैल्यू बनती है। सो एज पर दिस रूल ये -15 था और वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, बराबर। सो -15 इंटू 4 कितना हुआ? -60। सो -15 ओरिजिनल वैल्यू थी। मैंने क्या किया? R2 के किसी भी एक रो लेना था, तो मैंने वो रो कौन सी ली? R2 ली। R2 के सारे एलिमेंट को 4 4 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो ये बन गया नया मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू इनटू दैट कांस्टेंट। सो -15 इंटू 4 -60 आनी चाहिए, और -60 आनी क्या चाहिए? आ गई, -60 आ गई। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को, ऑल द एलिमेंट सेम एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो, सेम कांस्टेंट से, तो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जो नया डिटर्मिनेंट बनता है उसकी भी वैल्यू इस पुराने डिटर्मिनेंट के वैल्यू से उतने से ही मल्टीप्लाई हो जाती है। और पिक्चर आपके सामने है, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आंसर है -15। अब किसी भी एक रो, तो मैंने R2 लिया, उसके सारे एलिमेंट को k से मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया, तो नया वैल्यू भी क्या आना चाहिए था? ओरिजिनल से 4 से मल्टीप्लाई। सो ओरिजिनल -15 इंटू 4 बराबर -60 आया। ठीक है, सिर्फ R2 को बदल दिया, 3 2 5 को 4 4 से मल्टीप्लाई करके 12 8 20 आ गया, तो नया डिटर्मिनेंट भी -60 हो गया। ठीक है, और ये इसीलिए नहीं कि मैंने सेकंड रो को किया है, आप थर्ड रो के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देखो या फिर फर्स्ट रो के, फिर भी आंसर उतने से ही मल्टीप्लाई होगा जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिर्फ मैंने कहा दैट मल्टीप्लायर जो k है दैट शुड बी सेम। अगर 4 है तो सारे एलिमेंट को 4 से, इसको 4 से, इसको 2 से, इसको 3 से, ये नहीं चलेगा। ठीक है, और हाँ, रो ही क्यों, आप किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर सेम आएगा। चाहे तो वो भी देख लेते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेता हूँ, कैसे? तो इस बार मैं फर्स्ट कॉलम को हम बोलेंगे C1, कॉलम का C फर्स्ट इसलिए C1, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो क्या हो गया 2। तो अब आप ही बिना निकाले पहले तो बता दो, बाद में हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि आंसर क्या आने वाला है, ओरिजिनल वैल्यू इनटू दैट कांस्टेंट। सो -15 इंटू 2 आंसर आने वाला है -30। मतलब अगर इस A डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को मैं 2 2 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो नया आंसर क्या आने वाला है, दैट ओरिजिनल 15 इंटू 2 -30। चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 1 इंटू 2। ठीक है, बाकी एज इट इज़, बाकी में नो चेंज, ये कॉलम भी एज इट इज़ और ये थर्ड कॉलम भी एज इट इज़। और निकाल लो अब डिटर्मिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट रो। 4 2 इंटू 6 12 -4 इंटू 5 20, मिडल साइन अपोजिट, उसके रो कॉलम छोड़ दो, 36 -10 4 24 -4। तो ये हुआ -8, ये हुआ +26 और ये हुआ 20। सो देख लो, प्लस इंटू माइनस -32, प्लस इंटू माइनस -78, 26 इंटू 3 -78 एंड 80। देख लो -32 -78, सो माइनस माइनस है अगेन,
दोनों में एडिशन होगी लेकिन साइन माइनस 110, सो माइनस 110 प्लस 80। अगेन एक माइनस एक प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े का साइन बड़ा है 110 तो उसका साइन है माइनस, सो माइनस 30, दोनों का सब्ट्रैक्शन। और ये देखने से पहले हम बोल चुके थे कि आंसर माइनस 30 ही आएगा, क्योंकि ओरिजिनल था माइनस 15 और इस बार मैंने C1 यानी फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को 2 2 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नया वैल्यू भी कितना आएगा, माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब तक हमने 4 प्रॉपर्टी देख ली है, तो पहले तो ये लिख लो, फिर चारों एक बार समराइज करता हूँ। और भी प्रॉपर्टी है, फिर पहले चारों समराइज कर देता हूँ। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। ठीक है, सो चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के सारे रोज और सारे कॉलम अगर आप इंटरचेंज कर दो, मतलब सारे रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज बना दो, तो भी वैल्यू रिमेन अनचेंज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब भी आप किसी दो रो को ही आपस में इंटरचेंज करो या फिर किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय साइन ओनली। अगर ओरिजिनल पॉजिटिव आया तो नया निगेटिव आएगा इंटरचेंज के बाद, ओरिजिनल निगेटिव था तो नया पॉजिटिव आएगा इंटरचेंज के बाद, किसी दो रो या किसी दो कॉलम का आपस में। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी दो रो के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है या फिर किसी भी दो कॉलम के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज 0, जो हमने देखा। किसी भी दो रो के सारे सेम है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या किसी भी दो कॉलम के सारे करस्पॉन्डिंग सेम है, तो वैल्यू इज 0। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप अगर कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब किसी एक रो के सारे एलिमेंट, जैसे कि हमने R2 को मल्टीप्लाई करके देखा था, या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट, जैसे सेकंड एग्जांपल में C1 को मल्टीप्लाई करके देखा, एक फिक्स कांस्टेंट k से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो नई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी उतने ही कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर आती है, यानी ओरिजिनल वैल्यू जो भी आई होगी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट। जिस भी कांस्टेंट से आपने किसी रो को मल्टीप्लाई किया उतने से नई वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई होकर नई बन जाती है। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम R2 को 4 4 से मल्टीप्लाई किया तो ओरिजिनल माइनस 15 वैल्यू इंटू 4 माइनस बराबर 60 आई थी। ठीक है, और इस बार मैंने C1 सेकंड एग्जांपल में C1 को 2 2 से मल्टीप्लाई किया तो नई वैल्यू क्या आई, माइनस 15 इंटू 2 बराबर माइनस 30। क्लियर है दोस्तों? सो ये है एक ओवरऑल अब तक की 4 प्रॉपर्टीज़। मैंने कहा है आपको और भी प्रॉपर्टीज़ हमें देखनी है, लेकिन वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार प्रॉपर्टीज़ क्लियर डिटर्मिनेंट जेब में, क्योंकि 20-25% ये फॉर्मूलाज लगते हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक प्रॉपर्टीज से सॉल्व होता है। एग्जाम ओरिएंटेड वैरायटी जो है वो प्रॉपर्टी वाली है, स्टूडेंट को पसीने प्रॉपर्टीज दिलाती है, क्योंकि वो रट्टा मारते हैं, मीनिंग ही नहीं समझते प्रॉपर्टी का, सिंपल मीनिंग है। जब भी आप रोज़ कॉलम इंटरचेंज हो बिंदास कर सकते हो, किसी दो कॉलम को अगर चेंज करना है तो सिर्फ साइन बदल दो, कोई दो आइडेंटिकल दिख गए रो या कॉलम, 0 बोल दो, किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ओरिजिनल वैल्यू भी उतने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर? सो ये है, और भी चीज़ें हम देखेंगे बट इन नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर? गुड डे।